अल्केमी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशली स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 से रिलेटेड है, जिसमें हम बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन में first of all we will discuss about the postulates given by Niels Bohr about the hydrogen atom, structure of hydrogen atom। तो first he gave, क्या बताया था? फर्स्ट टॉपिक उसने बताया था ऑर्बिट से रिलेटेड इशू के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। इसको हम एनर्जी स्टेट भी कहते हैं और इसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं। सेकेंड, उसने बताया कि रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड से की बात बताया। उसने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, देन उसमें कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और ना ही एमिट होता है। लेकिन जब एक एनर्जी स्टेट से, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जाता है, तो उसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है। अब एनर्जी एक्सचेंज की बात होती है तो किस सिचुएशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, किस सिचुएशन में एनर्जी लूज करेगा, एमिट करेगा। तो जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो उसमें एनर्जी गेन करेगा, और जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो उस सिचुएशन में वो एनर्जी लॉस करेगा। तो जो एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो रेडिएशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट करेगा। तो रेडिएशंस की बात करते हैं तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज भी होगी। तो फ्रीक्वेंसीज निकालने का उसने फॉर्मूला बताया, डेल्टा ई अपॉन एच। वो दोनों जो ऑर्बिट का एनर्जी गैप है उसको हम डेल्टा ई से डिनोट करते हैं, और एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, और डेल्टा ई को हम E2 माइनस E1 अपॉन एच भी लिख सकते हैं। E2 जो है सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी है, और E जो है फर्स्ट ऑर्बिट का जो है एनर्जी है। तो इस तरीके से उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्ब और एमिटेड के बारे में भी बताया। फिर उन्होंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिट में मूव करता है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है, और उन्होंने बताया कि वो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो mvr इक्वल टू n h/2π, वेयर n जो है 1, 2, 3 ये कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये जो 4 थे ये इसके पोस्टुलेट्स थे, एंड बिहाफ ऑफ दिस पोस्टुलेट ही गेव बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बताया था उन्होंने? फर्स्ट टॉपिक उन्होंने बताया था कि एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नंबर्ड एज n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। मीन्स n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 होगा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 होगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 होगा, एंड सो ऑन। जहां पे n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी शो करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी शो करता है। सेकेंड इन्होंने पॉइंट बताया था कि रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट, यदि हमें रेडियस निकालना है किसी ऑर्बिट का तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, Rn इक्वल टू n स्क्वायर a नॉट, जहां पे ये जो a नॉट है वो बोर कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 52.9 pm होती है, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होगा। तो आप फर्स्ट R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर इंटू a नॉट। इट मीन्स कि R फर्स्ट इक्वल टू
A0 हो जाएगा, यानी 52.9 pm होगा। इसको बोर ऑर्बिट भी कहते हैं। तो दिस इज द सेकेंड टॉपिक। नाउ थर्ड टॉपिक रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट। अभी हमने बताया कि जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं उसका कुछ एनर्जी होता है। वैसे तो बहुत सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं, लेकिन वही ऑर्बिट अलाउड होगा जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंट n का h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसलिए बहुत सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं, लेकिन एनर्जी केवल सर्टेन एनर्जी स्टेट में भी रह सकता है। केवल सर्टेन ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो यहां पर वो एनर्जी कितनी होगी, किसी ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, तो उन्होंने बताया En इक्वल टू माइनस RH 1/n²। यहां जो है और RH जो है रीडबर कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल है। एंड जो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट है उसको जो है हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और ऐसे भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के होल्ड से बाहर भी हो सकता है, वहां इंफ्लुएंस जो है नेग्लिजिबल हो सकता है। तो वहां पर एन की वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं और वह एक आयोनाइज्ड हाइड्रोजन का कंडीशन बताता है। आयोनाइज्ड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन के, वो न्यूक्लियस के कंट्रोल से बाहर होता है, इन्फ्लुएंस से बाहर होता है, और उसमें जो एनर्जी होता है वो जीरो होता है। अब आप सोच रहे होंगे, चलिए तो ये था आपका। इसके बाद फोर्थ टॉपिक है कि ये तो हाइड्रोजन के लिए बताया। अब हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए भी उन्होंने एनर्जी और रेडियस के लिए फॉर्मूला बताया। तो उन्होंने बताया कि वेलोसिटी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने ये बताया कि En जो है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² जूल। यहां पर Z जो है एटॉमिक नंबर है, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और N की वैल्यू 1 2 3 किसी भी ऑर्बिट के लिए अलग अलग हो सकते हैं। और Rn निकालने का फॉर्मूला, रेडियस निकालने का फॉर्मूला इन्होंने बताया 52.9 n²/z। तो दोनों जो है बताया, तो ये किसके लिए था, ये हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए। यानी जैसे लिथियम है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Li2+ कर दें तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, हाइड्रोजन लाइक हो गया। हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, He+ के लिए हम बात कर लें उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बेरिलियम है, तो इस मतलब उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जितने हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस स्पीसीज के लिए भी इन्होंने हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए भी अपना एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बताया और रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने का भी उन्होंने फॉर्मूला बताया। फिफ्थ है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, तो उसकी स्पीड का क्या होगा। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि न्यूक्लियस पे यदि चार्ज ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ने से उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये जो सारे टॉपिक थे, अब बात ये है कि कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। तो ये जो 5 टॉप जो पॉइंट्स थे, ये रिलेटेड टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां भी बोर्स ने जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन था, इसको भी अच्छा से इलेबोरेट इन्होंने किया। तो अभी क्या बताया था कि जब एनर्जी का जो है एब्जॉर्प्शन होता है या एमिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो उसमें जो कितना एनर्जी रिलीज होगा या कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ये जानकारी हमें डेल्टा ई देता है। और डेल्टा ई क्या होता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यानी किस एनर्जी स्टेट से किस एनर्जी स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, आ जा रहा है, उसके हिसाब से
इनिशियल और फाइनल डिपेंड करता है। सपोज करते हैं कि EI है वो पहले वाला है ऑर्बिट और EF जो है जहां पे जा रहा है उसकी है। तो इस तरीके से हम दोनों का एनर्जी निकालेंगे। अभी जो है वहां फॉर्मूला बताया था ना कि En इक्वल टू माइनस RH अपॉन एन स्क्वायर, तो हम भी यहां पर लिख सकते हैं माइनस RH बाई एन फाइनल स्क्वायर और माइनस RH अपॉन एन आई स्क्वायर। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो RH इक्वल टू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर और RH की वैल्यू 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 ये जूल होता है और 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका डेल्टा एनर्जी निकालने का हो गया, यानी जो है कितना रेडिएशन और एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, इसकी बात जो है इन्होंने बताया। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोई रेडिएशन है तो उसका फ्रीक्वेंसी भी निकाला जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए उन्होंने डेल्टा, ये जो न्यू है, न्यू इक्वल टू डेल्टा E अपॉन H प्लांक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो डेल्टा E की वैल्यू हमने जो यहां निकाला था इसे पुट कर दिया और H की वैल्यू 6.26 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है, ये वैल्यू हमने यहां रख दिया। और इस तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद ये 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 अपॉन 1 अपॉन एन आई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर हर्ट्ज आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद वेव नंबर भी हम निकाल सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन C हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी की जो आप यहां पर वैल्यू निकाले थे हमने यहां पर रख दिया और C जो है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहां वैल्यू पुटअप कर दिया। इस तरीके से ये जो कांस्टेंट टर्म है इसकी जो है सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गया 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 ब्रैकेट में 1 अपॉन एन आई स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर पर मीटर। तो इस टाइप से जो है हम वेव नंबर भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम एक बात करते हैं कि यहां पर देखते हैं कि जो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट होगा, जैसे उसके पास खिंचाव होगी तो उसमें लोअरिंग ऑफ एनर्जी होता है, यानी एनर्जी क्या होगा, लूज होगा। और जैसे तो एनर्जी लूज होगा, तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहां एनर्जी के लिए नेगेटिव साइन यूज किया है। और यदि जो है डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव होता है, डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव होता है, इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी लूज हुआ है। यदि डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव हुआ है तो इसका मतलब है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है। तो लोअर से हायर के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और हायर से लोअर में जाएगा तो वहां एनर्जी एमिट होगा, तो उस केस में जो है वो नेगेटिव साइन में आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो ईच जो लाइन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं वो रेफर टू एक पार्टिकुलर ट्रांजिशन को शो करता है इन हाइड्रोजन एटम। यानी ईच स्पेक्ट्रल लाइंस जो होते हैं, चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रम में हो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हो, ईच स्पेक्ट्रल लाइंस रेफर टू अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। तो यदि हाइड्रोजन एटम ज्यादा होगा तो ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे, कम होगा तो कम होगा। अब इसमें एक और बात होती है कि भाई इंटेंसिटी या ब्राइटनेस की बात करें, ब्राइटनेस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करें या इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करें, तो यहां देखना होगा कि सेम लेंथ के जो फोटोन्स है यदि ज्यादा होते हैं तो ज्यादा ब्राइटनेस होगी, यदि कम होते हैं तो कम ब्राइटनेस होगी। तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये था आज का टॉपिक और नेक्स्ट डे फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।